से एफपीओ काम करता है, क्या क्या इसके अंदर दिक्कतें आती हैं और क्या इसमें असीम संभावना है आगे चलकर। जब एक हाथ से कई हाथ मिलते हैं तो हम अनेक से एक बनते हैं। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन। प्राकृतिक और जैविक खेती शुरू करी क्योंकि रासायनिक खेती से इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, या कोई ऐसी खाद ले आए रासायनिक जिससे तुरंत जो है फसल में जो है हमें रिजल्ट दिखाई देने लगे। ऐसा विकल्प जो है प्राकृतिक और जैविक खेती में अभी नहीं आया जो इंस्टेंट आपको बदलाव दिखा सके। मैंने कैलकुलेशन करी तो मुझे पता लगा कि भाई मैं नुकसान में जा रहा हूँ, मेरी एक तरीके से लागत थोड़ी बढ़ रही है, उत्पादन मेरा घट रहा है, और उसके बाद जब मैं इस फसल को बेच रहा हूँ तो पैसा मुझे उसी मतलब रेट का मिल रहा है जो एक रासायनिक खेती करने वाला। एफपीओ को बनाने के बाद जो फायदा होगा किसानों का वो यही होगा, एक तो उनको मंडी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, उनको जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं उसको वो सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। हर साल हम 2 महीने का आम महोत्सव रखते हैं, 400 से ज़्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे मैंगो फार्म पर आते हैं, एक दिन की आउटिंग करते हैं, वो हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज होती है हमारे एफपीओ की तरफ से, ताकि उपभोक्ताओं को ट्रस्ट बिल्ड हो कि वो उनका उत्पाद जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। वहाँ हम उन्हें समझाते हैं, दिखाते हैं कि भाई किस प्रकार हम अपनी जो है खाद तैयार करते हैं, किस प्रकार हम जो है कीटों को रोकथाम करते हैं, किस प्रकार हमने रसायन मुक्त खेती की, हम उन्हें दिखाते भी हैं। नमस्कार। देश में बीते कुछ वर्षों से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की काफी बात हो रही है। धरातल पर भी इस पर काम हुआ है। देश के तमाम वैज्ञानिकों ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने देश के किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक भी किया है। लेकिन फिर भी आज के दौर की हम बात करें तो ऐसे बहुत से किसान हैं देश में जो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके सामने काफी समस्याएं हैं। सरकार के जो कृषि मंत्री हैं वो भी लगातार अपने कृषि वैज्ञानिकों को लैब टू लैंड की हिदायत देते हैं। वो कहते हैं कृषि वैज्ञानिकों से कि अब आप लैब से निकलकर लैंड पे जाइए और किसानों की मदद करिए। उनको जो असलियत में जो दिक्कतें आती हैं या परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसानों को, फिर चाहे वो बीज को लेकर हो, खाद को लेकर हो या नई तकनीक को लेकर हो, उसको आप समझाइए। आज इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जो बीते कुछ वर्षों से लगातार जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की दिशा में काम कर रहे हैं। करीब 750 से अधिक किसानों को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं और उनको समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन त्यागी जी, जो लगातार उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार जो प्रदेश सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो उनको तमाम जो अवार्ड्स होते हैं उनसे सम्मानित कर रही है। तो आज इस चर्चा में उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका ये जो सफर है कैसे चल रहा है और आगे वो कैसे किसानों को देखना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी। नमस्कार सर। कैसे आपने सफर की शुरुआत करी? हालांकि आपका इंट्रोडक्शन हमने दिया अपने दर्शकों को, लेकिन कुछ आप बताना चाहें और बताएं कि कैसे आप अपनी एफपीओ को आगे लेकर चल रहे हैं और उसका क्या नाम? मेरा नाम हर्षवर्धन त्यागी है और 2019 से मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के भदशाना गांव में प्राकृतिक जैविक खेती कर रहा हूं, एक तरीके से रसायन मुक्त खेती कर रहा हूं, और लगभग 6 वर्ष मुझे हो गए हैं इस जर्नी में, जिसमें अब जो है मेरे क्षेत्र के जो लगभग 750 से अधिक किसान जो है, 756 टू बी एग्जैक्ट किसान हमारे एक एफपीओ है, आरंभशील किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड के नाम से, इसके सदस्य हैं। उनको भी हम धीरे धीरे मोटिवेट कर रहे हैं कि वो जैविक या प्राकृतिक खेती का विकल्प चुनें, रसायन मुक्त खेती करें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। जो ये हमारा वातावरण है, जो हमारे पास संसाधन है, इनका दोहन होने से बचाएं, और साथ में जो देश है हमारा, कृषि प्रधान देश है, उसकी पूरे विश्व में जो है इस प्रकार की छवि बनाएं कि हमारे देश में रसायन मुक्त खेती होती है और किसान अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है, रसायन मुक्त खेती करते हुए संगठित होकर प्रयास कर रहा है अपने आप को आत्मनिर्भर करने का। उसी दिशा में पिछले 6 वर्षों से हम जो है प्रयास कर रहे हैं। जी, हालांकि हमारे लिए तो ये समझना आसान है कि एफपीओ होता है कि एक किसान समूह या संगठन, लेकिन अगर आप बता पाएं कि एफपीओ कैसे काम करता है और आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, इसकी पूरी परिभाषा क्या होती है और ये कैसे काम करता है, कैसे किसानों को अपने साथ आप जोड़ कर ले पाते हैं? क्योंकि आजकल तो देखें कोई व्यापार नहीं कर पाता, अगर एक व्यक्ति अपने घर में किसी के साथ कोई काम धंधा करता है तो वो भी ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता, लेकिन इतने सारे किसानों को एक साथ लेके चलना, ये कैसा कोऑर्डिनेशन है और कैसा समूह है? देखिए, मैं आपको बताऊं, किसान उत्पादक संगठन बनाने की मुझे जो प्रेरणा मिली वो कैसे मिली और कहाँ तक हम पहुँचे इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। शुरुआत में थोड़ा सा आपको यहाँ से करूँगा कि 2019 में जब मैंने प्राकृतिक खेती या जैविक खेती का विकल्प चुना था, तो उस समय में मुझे एक समस्या आई थी बहुत बड़ी। वो समस्या ये थी कि
हमारे देश में जो है कोई अलग से मंडी व्यवस्था नहीं है। अगर आप अपना जो भी उत्पाद खेती में आप तैयार करते हैं, फसल जो भी आप तैयार करते हैं, वो अगर आपको बेचने का अगर विकल्प आपके पास है किसान के तौर पर, तो वो केवल एक मंडी व्यवस्था है जो पुराने समय से चली आ रही है। और चाहे आप जैविक या प्राकृतिक खेती कर लें, चाहे आप रासायनिक खेती कर लें, आप उसी मंडी में उसी भाव पर ही अपना सामान बेचने के लिए मजबूर हैं जिस भाव पर जो अन्य किसान है रासायनिक खेती कर रहे हैं वो बेचते हैं। तो जब मैंने ये प्राकृतिक और जैविक खेती शुरू करी, क्योंकि रासायनिक खेती से इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। हमारे पास जो है ये विकल्प नहीं है कि हम बाज़ार से कोई केमिकल ले आएँ और उसको छिड़क कर जो है कीटों को तुरंत उनका प्रभाव कम कर दें, या कोई ऐसी खाद ले आए रासायनिक जिससे तुरंत जो है फसल में जो है हमें रिजल्ट दिखाई देने लगे। ऐसा विकल्प जो है प्राकृतिक और जैविक खेती में अभी नहीं है जो इंस्टेंट आपको बदलाव दिखा सके। उसमें समय लगता है, तो मेहनत ज़्यादा होती है शुरू में, कुछ हद तक लागत भी बढ़ जाती है और पैदावार घटती है। बहुत सारे कारण हैं पैदावार घटने के, उन पर भी चर्चा करेंगे आज। तो जब मैंने शुरुआत करी थी तो समस्याएं बहुत आ रही थी, और उनके बाद जो मैं उत्पाद तैयार कर रहा था जो कि रासायनिक खेती के मुकाबले कम उत्पादन था, जब मैं उसको बेचने जा रहा था तो देख रहा था कि उसका भाव वही मिल रहा है मुझे। तो जब मैंने कैलकुलेशन करी तो मुझे पता लगा कि भाई मैं नुकसान में जा रहा हूँ। मेरी एक तरीके से लागत थोड़ी बढ़ रही है, उत्पादन मेरा घट रहा है, और उसके बाद जब मैं इस फसल को बेच रहा हूँ तो पैसा मुझे उसी मतलब रेट का मिल रहा है जो एक रासायनिक खेती करने वाला। तो मेरे को दिख रहा था कि भाई मेरे जो खेती बाड़ी है उसमें मुझे नुकसान होने लगा है, घाटा हो रहा है। मुझे भी दिख रहा था और मेरे जो साथ में जो संपर्क में अन्य किसान थे वो भी देख पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भाई इस व्यवस्था से तो मैं इस खेती को जो है आगे नहीं ले जा पाऊंगा, और अगर मैं ज़्यादा दिन इस तरह से चलता रहा तो मैं निश्चित तौर पर इसे फिर बंद कर दूंगा जी। तो वहाँ पर मुझे एक बात समझ में आई कि भाई मुख्य समस्या ये है प्राकृतिक और जैविक खेती की कि आपके पास अलग से कोई मंडी व्यवस्था नहीं है जो आपको ये प्रोत्साहन दे कि आपका जो फसल है, क्योंकि वो रसायन मुक्त है, तो उसका अच्छा दाम आपको मिल जाए उस व्यवस्था में। लेकिन दूसरा एंगल इसका ये था कि बाजार में जो उत्पाद को खरीदने वाले ग्राहक हैं वो एक्चुअल में आपको पैसा देने को तैयार है। अगर आपका उत्पाद अच्छा है, रसायन मुक्त है, केमिकल फ्री है, तो वो आपको अच्छा पैसा दे सकते हैं। लेकिन वो आपसे जुड़े हुए नहीं है, आपसे और आपके किसान एज ए किसान के तौर पर ग्राहक और किसान में संपर्क नहीं है, उनका संपर्क नहीं है, गैप है बीच में। वो बाजार से उत्पाद को खरीदते हैं, वो अपने जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ से उत्पाद को खरीदते हैं, और वहाँ तक पहुँचाना जो है एज ए किसान मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मुझे खेतीबाड़ी भी देखनी है, और खेतीबाड़ी के साथ साथ फिर मुझे जो है उत्पाद अगर वहाँ पहुँचाना है, फिर हम खेतीबाड़ी में क्या करते हैं, हम उत्पाद को कच्चा तैयार करते हैं। हम जो उपभोक्ता है उसको कच्चा माल नहीं चाहिए, उसको चाहिए तैयार प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, तैयार उसको उत्पाद चाहिए जिसे वो खा सके, ग्रहण कर सके, उसके लिए वो पैसा देने को तैयार है जी। तो ये जो गैप है, इस गैप को पूरा कैसे किया जाए, इस पर जब मैं विचार कर रहा था, तो तब मुझे, जब मैं 2-3 साल में प्राकृतिक और जैविक खेती कर चुका था, तब मुझे इस पर सोचने के लिए जब मुझे सोचा, ध्यान दिया, तो मुझे समझ में आया कि एक विकल्प है जिस पर उस समय भारत सरकार का बड़ा जोर था, और हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार भी काफ़ी समय से इस दिशा में किसानों को मोटिवेट कर रही है, प्रयास कर रही है। तो मैंने देखा कि एक भारत सरकार की योजना है जिसमें भारत सरकार चाहती है कि हर जिले स्तर पर किसानों के उत्पादन करने वाले संगठन बनाए जाए जी, जिसे किसान उत्पादक संगठन कहते हैं, FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। उनको सरकार चाहती है कि किसान बनाए, और उसके माध्यम से सरकार कुछ लाभ भी दे रही थी किसानों को समूह में। और उस FPO को बनाने के बाद जो फायदा होगा किसानों का वो यही होगा, एक तो उनको मंडी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, उनको जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं उसको वो सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं, प्रोसेस है पूरा। जैसे आपने उत्पादन किया किसान के तौर पर, और आपका किसान उत्पादक संगठन है, संगठन में आपके साथ साथ और भी अन्य किसान होंगे, तरह तरह की चीजें कर रहे होंगे। कोई सरसों का उत्पादन करेगा, तो कोई गेहूं का करेगा, कोई धान करेगा, कोई गन्ना करेगा, कोई फल सब्जी करेगा। तो आप समूह में अलग अलग प्रकार के आपके किसान होंगे जो अलग अलग चीज तैयार कर रहे होंगे। आपने एक संगठन बनाया, आप कुछ पूंजी का निवेश किसान मिलकर करें, उसमें कुछ पूंजी का निवेश सरकार करती है किसान उत्पादक संगठन में, ताकि किसानों के उस संगठन को आर्थिक रूप से थोड़ी सहायता दी जा सके। उसके अलावा किसान उत्पादक संगठन को सरकार जो है प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रसंस्करण करने के लिए फसल के
कुछ ऐसी यूनिट्स लगवाती है, कुछ ऐसी प्रसंस्करण इकाइयाँ लगवाती है जिसके माध्यम से किसान अपने फसल को प्रोसेस कर कर उस रूप में ला सके जिस रूप में उपभोक्ता उसको ग्रहण करते हैं अपने ही खेत से। जी जी। साथ में अब क्योंकि आपने खेती बाड़ी कर ली, खेती बाड़ी के बाद आपने जो है उस उत्पाद को तैयार कर लिया, प्रोसेस कर लिया, उसमें भी आपको सहयोग मिल गया, उसके बाद फिर आप जो है उसको मार्केटिंग करने जाओगे तो किसान उत्पादक संगठन के मार्केटिंग के लिए भी सरकार ने विभिन्न योजनाएं राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी चला रखी है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ONDC प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप किसान उत्पादक संगठन के तौर पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। हमने भी लिस्ट किया हुआ है जो भी उत्पादन तैयार कर रहे हैं, और सरकार उसको प्रमोट करती है। गवर्नमेंट की एक संस्थाएं हैं अलग अलग, उनके माध्यम से किसानों के उत्पादों को प्रमोट किया जाता है। आजकल खादी पे भी लोग कर रहे हैं जी। तो आपके उत्पादों को डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है, दिखाया जाता है कि भाई ये संगठन है, ये किसान उत्पादक संगठन है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। कस्टमर्स ऑनलाइन उनको खरीद सकते हैं और आप अपने उत्पाद को डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंचा पाते हैं। तो ये मैंने देखा कि ये योजना जो है, ये वो जो गैप है एक किसान का उपभोक्ता के बीच में जो गैप बना हुआ है उसको पूरा कर सकता है। और जब ये हमने इसकी दिशा में काम किया तो शुरुआत की 2022 में हमने अपना हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक में एक किसान उत्पादक संगठन बनाया जिसका नाम आरंभशील किसान उत्पादक संगठन है जी। और उसके माध्यम से फिर हमने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हुए प्रसंस्करण इकाइयाँ भी स्थापित की। अपने फसल का उत्पादन करने के बाद प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया ONDC जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी स्वयं की वेबसाइट बनाकर भी हमने अब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू किया है। अपने उत्पादों को हम पिछले 3 वर्षों से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। और जो प्राइस एक किसान को मंडी में नहीं मिलता अपने उत्पाद का, वो प्राइस हम सीधे उपभोक्ताओं से ले पा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट वाइज ये जो प्राइस है, ये ना केवल दुगना, कई जगह पे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक भी हमें मिलता है। ये डिपेंड करता है कि किस उत्पाद पर आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमने अपनी जर्नी किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत की थी 2022 में, और धीरे धीरे उसके साथ अब 750 से अधिक, जैसे मैंने बताया 756 किसान टोटल इसका सदस्य हैं हमारे गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के। तस्वीर कितनी बदली मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जैसे पहले बता रहे थे कि आप जब मंडी में कोई सामान बेचने जाते थे तो आपको उसका सही मूल्य नहीं मिलता था और आपको जैविक खेती के वाले जो उत्पाद होते थे या फिर रसायन मुक्त जो होते थे उनको सेम दाम मिलता था। तो जब आपके साथ 765 करीब किसान हैं और आप स्वयं उसमें काम कर रहे हैं लगातार, तो कितनी तस्वीर बदली पहले से और अब में? कितना आपको वेटेज मिलने लगा है आपके प्रोडक्ट्स को, और आपके स्वयं जो आप लोग काम कर रहे हैं उसको कितना स्वाभिमान मिला है? मैं आपको बताऊँ इस विषय में, मैं 1-2 उत्पादों का बताऊंगा आपको। सरसों की हम खेती हमारे साथ जुड़े हुए किसान करते हैं, पीली सरसों की हम खेती करते हैं, और पीली सरसों का जो मंडी में भाव होता है वो 6,000 से 7,000 रुपये कुंटल का भाव होता है किसान को जो मिल पाता है। अब अगर हम बात करें हमें FPO के माध्यम से किसानों को क्या लाभ दे पा रहे हैं, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट लाभ जो हम किसानों को देते हैं वो ये देते हैं, जो भी हमारे सदस्य किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो प्राकृतिक या जैविक खेती करते हैं सर्टिफाइड तरीके से जैसे हम बता रहे हैं, तो उसका प्राइस वैसे अलग होता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल खेती भी कर रहे हैं जिस प्रकार हम बताते हैं, हम उनसे कहते हैं कि लिमिटेड मात्रा में आप जो है पेस्टिसाइड्स का या केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। IPM एक टेक्निक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसके माध्यम से बहुत ही कम मात्रा में रसायनों का प्रयोग करके, क्योंकि जैविक और प्राकृतिक इतना आसान नहीं होता उनके लिए एकदम से करना, तो हम शुरुआत में उनको IPM टेक्नोलॉजी पे लेकर आते हैं, IPM पद्धति से उनको खेती कराते हैं। कम रसायनों का प्रयोग करते हुए हम अपने उन किसानों भाइयों से जो भी मंडी का रेट होता है उससे 20% एक्स्ट्रा प्राइस देकर उनका उत्पाद FPO में खरीद लेते हैं। FPO का वो मेंबर है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बेच दिया तो जैसे वो बाहर मंडी में आड़ती को बेच के आते थे ऐसे बेच के आ रहे हैं। उन्होंने अपने ही संगठन को, जिसके वो सदस्य हैं, शेयर होल्डर है, उसमें अपना उत्पाद बेच दिया, जिसमें 20% तक उनको एक्स्ट्रा प्राइस किसान के लेवल पे मिल जाता है। फिर उसके बाद हम उस सरसों से उसका तेल, अपने ही जो हमने यूनिट स्थापित की हुई है तेल की, उस पर अपना तेल तैयार करते हैं। उस तेल को तैयार कर कर, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है एक तरीके से कहे किसी भी तरह की उसमें जो है मिलावट नहीं होती जी, तो उसको हम अपनी ब्रांडिंग खुद करते हैं, पैकेजिंग खुद करते हैं, और अपने ही वेबसाइट के माध्यम से या और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, या कुछ हमारे जो है स्टोर्स हैं दिल्ली NCR में जहाँ पर वो अवेलेबल है हमारे प्रोडक्ट, वहाँ पर हम पहुँचाते हैं। और उपभोक्ताओं से हम उस तेल का प्राइस, मार्केट में जो भी प्राइस हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम अपना प्राइस खुद तय करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे प्रोडक्ट की क्या गुणवत्ता है जी। हम उसका तेल का प्राइस 275 रुपये लीटर से 300 रुपये लीटर तक चार्ज करते हैं जी। किसान का उत्पाद
जो है फार्मिंग लेवल पे भी उसको बेनिफिट देता है, जैसे मैंने बताया 20% तक हम एक्स्ट्रा देते हैं। साथ में उसके बाद जब हमने उसको प्रोसेस करके तेल बेचा और अच्छी क्वालिटी बनाकर बेचा तो किस उपभोक्ता उसको अच्छा प्राइस देते हैं। उसके बाद जो उसका प्रॉफिट निकल के आता है साल के अंत में, वो भी प्रॉफिट का जो सारे खर्चे काट के जो प्रॉफिट होता है वो भी एक तरीके से फार्मर का ही एक शेयर है उसमें, तो उसका भी फार्मर को एक हिस्सा मिलता है। और इस तरीके से किसान को दोनों लेवल पर, ना केवल खेती किसानी के लेवल पर बल्कि साथ में जब उसको प्रोसेस कर जब हम बेचते हैं उस लेवल पर भी प्रॉफिट का लाभ मिलता है। और ये तो उदाहरण मैंने आपको एक उसका दिया। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मंडी में आज के समय में आम का जो प्राइस है, अभी आम का सीजन चल रहा है, 50-60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो तक का मैक्सिमम प्राइस होता है हमारा। क्योंकि रसायन मुक्त आम हम तैयार करते हैं, पूरी तरीके से सर्टिफाइड आम होता है, हमने उसका 200 रुपए किलो तक का प्राइस कस्टमर से लिया है। बड़ी बात। एक ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। और हमारे यहाँ पे जो हमने एक मॉडल फार्म बनाया हुआ है, हर साल हम 2 महीने का आम महोत्सव रखते हैं। 400 से ज़्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे मैंगो फार्म पर आते हैं, एक दिन की आउटिंग करते हैं, वो हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज होती है, हमारे एफपीओ की तरफ से, ताकि उपभोक्ताओं को ट्रस्ट बिल्ड हो कि वो उनका उत्पाद जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। वहाँ हम उन्हें समझाते हैं, दिखाते हैं कि भाई किस प्रकार हम अपनी जो है खाद तैयार करते हैं, किस प्रकार हम जो है कीटों को रोकथाम करते हैं, किस प्रकार हमने रसायन मुक्त खेती की, हम उन्हें दिखाते भी हैं, उनकी एक अच्छी आउटिंग भी कराते हैं, उनको जो है वहाँ पर ना केवल आम बल्कि तरह तरह की अलग अन्य फसलें भी दिखाते हैं, उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। और फिर वही उपभोक्ता जो मैंने बताया 400 से प्लस फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हमारे उत्पादों को जो है मैंने बताया 200 रुपए किलो तक आम हमसे खरीदते हैं जी। तो ये आप देख सकते हो कि ये फर्क है। ये डिपेंड करेगा हर प्रोडक्ट पे, हर उत्पाद पे आपका अलग अलग प्राइस होता है। किसी पे मैंने बताया 10 गुना भी आप ले सकते हो मंडी के मुकाबले, किसी पे आप दुगुना प्राइस भी लेते हो, किसी पे आपको हो सकता है उतना ही प्राइस मिले जितना मंडी में मिलता है। लेकिन अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे, किसान उत्पादक संगठन की टोटल उसकी बात करोगे, तो हर किसान को कहीं ना कहीं अपनी जो उसको जो पहले जो उसकी वो आमदनी थी उसके मुकाबले में बात करूं तो कम से कम वो दुगने पर तो आज के समय में चल ही रहे हैं। चलिए, ये तो आपने फायदे की बात कर दी कि किसान कैसे मुनाफा कमा पा रहा है, लेकिन अगर कहीं लॉस हो जाता है किसान को या कोई ऐसी आपदा आ जाती है, आजकल तो हम देख रहे हैं कि सीड्स ऐसे आ रहे हैं या फिर ऐसी बीमारियां आने लगी हैं, रोग की पूरी फसल की फसल चौपट हो जाती है, तो अगर किसान को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कैसे करता है संगठन? देखिए सर, पहली चीज़ तो किसान के तौर पर भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। किसान को अगर किसी प्रकार की अनहोनी के कारण उसकी फसल का नुकसान होता है, हमारे क्रॉप के इंश्योरेंस भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से की जाती है। तो एक तरीके से अगर किसी अप्राकृतिक घटना के कारण जो हमारे किसान हैं उनकी फसल बर्बाद होती है तो उसकी भरपाई जो है इंश्योरेंस के माध्यम से, बीमे के माध्यम, फसल बीमा के माध्यम से उनकी की जाती है। एफपीओ के तौर पर अगर हम बात करें तो हम उसकी उस नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते जो प्रोडक्शन लेवल पे वो कर रहा है, क्योंकि खेती तो करनी किसान को ही है और उससे ज़्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है खेती करने के मामले में। तो अगर अप्राकृतिक घटना कोई होती है, प्राकृतिक आपदा से उसकी फसल नुकसान होता है तो वो तो उसकी भरपाई फसल बीमा योजना के माध्यम से हो जाती है। जितने भी हमारे किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का हम फसल बीमा करवाते हैं, जो सरकार के साथ माध्यम से चलती है योजना, उसके थ्रू करवाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उसके पास बीज गलत आ गया, वो बीज ही बाजार से गलत लेके आया, या उसने जो है समय पर जो काम करने गए थे वो नहीं किए, उसके माध्यम से उसके कारण उसकी फसल का नुकसान होता है, तो उसके लेवल पे तो उसके लिए वो किसान उत्तरदायी होता है। हमारा फिर भी प्रयास ये रहता है कि हम फसल की बुआई से लेके और कटाई तक ऑब्जर्वेशन में रखें अपने किसानों को। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है उनसे जानकारी लेते रहते हैं। अगर उन्होंने बीज लिया, अगर वो अपनी मर्जी से ला रहे हैं तो उसकी तो देखिए हम कोई जिम्मेदारी लेते, पर हम कोशिश ये करते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाला बीज अच्छे सोर्स से ले। जो हमारा राष्ट्रीय बीज निगम है उसके माध्यम से बीज आता है हमारे पास हमारे किसानों के लिए। उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी कई सारी बीज की योजनाएं चलती है, उनके माध्यम से भी बीज आता है। तो हम अच्छी गुणवत्ता वाला सर्टिफाइड बीज अच्छी जगह से सोर्स करते हैं अपने किसानों के लिए। उस बीज को लगाने से लेके और उसकी कटाई तक जी। हम अपने सारे किसानों के साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। अगर कोई समस्या किसी को आती है तो वो शेयर करता है। साथ में कृषि वैज्ञानिक जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है या हमारे जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है मेरठ में, जो हमारा सरदार पटेल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, उसके रिसर्च साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े रहते हैं। एफपीओ क्योंकि इनके साथ मिलकर काम करता है, तो नया नवाचार जो भी कृषि क्षेत्र में आ रहा है, ये समस्याएं जो आ रही है जो जलवायु परिवर्तन की वजह से आ रही है, उन सभी के ऊपर जो है हमारा क्लोज एक एसोसिएशन है इन वैज्ञानिकों के साथ। उनके साथ जुड़े रहते हैं, कोई समस्या आती है तो किसान बताते हैं
और उनकी समाधान भी किया जाता है। अभी तक देखने में यह आया है कि बहुत ना के बराबर ऐसे केसेस हमारे एफपीओ के अंदर हुए हैं जहां पर किसी किसान की फसल को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ हो, और अगर कहीं पर नुकसान की संभावना बनती है तो उसका कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से उसका समाधान भी हम जरूर करवाते हैं। जी। पात्रता क्या होती है? किसी भी एफपीओ के साथ अगर जुड़ना है तो कैसे जुड़ा जा सकता है, या फिर क्या एफपीओ केवल जैविक खेती करने वाले किसान ही बना पाते हैं, एफपीओ समूह जो आप बता रहे हैं, या प्राकृतिक खेती करने वाले ही बना सकते हैं, या कोई भी जो केमिकल वाली फर्टिलाइजर जो हम ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं इतने वर्षों से, 50-60 वर्षों के दशक में, तो वो लोग भी कर सकते हैं, या केवल स्पेसिफिकेशन सरकार ने इन्हीं लोगों के लिए किया है? देखिए, एफपीओ जैसे मैंने बताया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन इसकी फुल फॉर्म है। ये केवल कृषि ही नहीं, कृषि के साथ जुड़ी हुई अन्य जो गतिविधियां होती हैं, जैसे आप पोल्ट्री ले लीजिए, बकरी पालन है, या मधुमक्खी पालन है, या मछली पालन है, लाइव स्टॉक भी आ जाता जी जी, या आप डेयरी की बात करें, किसी भी सेक्टर में खाने पीने से जुड़ी हुई हर उत्पादन की चीज के ऊपर आप एक एफपीओ बना सकते हैं। भारत सरकार ने देश भर में 10,000 एफपीओ प्रथम चरण में बनाए थे। अभी भविष्य में हमें सुनने में आया कि भारत सरकार इसको और व्यापक रूप में स्कीम को लेके जाने वाली है। तो जो सरकार ने बनाए 10,000 एफपीओ वो तो बनाए ही थे, उसके अलावा भी कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति चाहे तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना प्राइवेट तरीके से एफपीओ बना सकता है। ये एफपीओ बनाने के 2 एक्ट होते हैं, या तो आप कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट में ये बनाएंगे FAC भी बना सकते जी, हैं। या आप बनाएंगे सहकारिता अधिनियम यानी कोऑपरेटिव एक्ट में। ये दोनों एक्ट में अलग अलग तरीका है रजिस्ट्रेशन का। आपको मिनिमम 10 लोग शुरुआत में चाहिए अगर आप प्राइवेटली अपना एफपीओ बनाना चाहते हैं। 10 लोगों से आप अपने संगठन की शुरुआत कर सकते हैं। उनको आप बोर्ड मेंबर बना के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना के अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन कराइए। अपने साथ जो आपके क्षेत्र में होने वाली फसलें हैं उनके किसानों को जोड़िए। और जैसा कि मैंने बताया, एफपीओ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही ये है कि खेती किसानी के साथ साथ प्रसंस्करण करके सीधे उपभोक्ताओं तक हम लोग कैसे पहुंचे एक किसान के तौर पर। वो पूरी एक जर्नी है। वो आप में हमारी बात नहीं, हमारे देश में आज के समय में बहुत एक से एक एफपीओ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अपने किसानों को लाभ का अंश भी दे रहे हैं, अपने किसानों से जो है रेगुलर समय में जो है वो खेती करवाते हैं और खेती का उनको अच्छा मूल्य भी दिलाते हैं। तो ये ऐसे उदाहरण आपको आज के समय में हर जिले में मिलेंगे। ये भारत सरकार की जो योजना थी उसके अंतर्गत पिछले 3-4 वर्षों में काफ़ी एफपीओस खड़े हो चुके हैं, और अभी भी ये योजनाएं चल रही है। आप योजना के तहत भी एफपीओ का पार्ट बन सकते हैं, अपना स्वयं का एफपीओ आप खुद भी बना सकते हैं, या अपने क्षेत्र में चल रहे किसी भी एफपीओ के, अच्छे एफपीओ के आप सदस्य बन सकते हैं। उसकी सदस्यता के एक शेयर होल्डिंग हर एफपीओ की निर्धारित की गई हुई है कि कितना शेयर एक एफपीओ का सदस्य बनने के लिए आपको देना पड़ेगा, वो आप दीजिए। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारे अपने एफपीओ की मैं बात करूँ तो 2,000 रुपये के शेयर होल्डिंग हमने से अपने किसानों को, सदस्यों को बनाया है। जो भी हमारे सदस्य हैं उन्होंने 2,000 रुपये का शेयर लिए हुए हैं हमारे एफपीओ के, और वो उसका सदस्य बने हुए हैं। इक्वल शेयर होल्डर है हमारे यहाँ पे, चाहे मैं उसका डायरेक्टर हूँ, चाहे उसका एक सामान्य किसान हो, सब एक ही लेवल पर उसके शेयर होल्डर है। उतना ही लाभ का अंश मुझे मिलेगा, उतना ही लाभ का अंश मेरे किसान भाई को मिलेगा। और एफपीओ के तौर पर बस केवल हमारी संभावनाएं बढ़ रही है कि हमें ना केवल खेती बाड़ी करनी है, साथ में प्रोसेसिंग करनी है, और अपने वैल्यू एडिशन के बाद मार्केटिंग करके अपने उत्पाद से अधिक मूल्य। अब हम बात जो है एमएसपी की नहीं करते हैं, जब हम एफपीओ की बात करते हैं तो वहां हम एमएसपी पर नहीं अटकते हैं। डबल इनकम की बात जी, कि एमएसपी क्या है। एमएसपी बेसिकली ये है कि आपको तय कर दिया गया कि इतना आपको मूल्य मिल जाएगा, एक सिक्योरिटी दी जा रही है केवल एक किसान को, इससे आपको कम नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम एफपीओ की बात करते हैं तो हम फिर एमआरपी की बात करते हैं, एमएसपी की बात नहीं करते कि हमारा अधिकतम मूल्य हम क्या ले सकते हैं इसका, और वहां फिर हम कंपीट करते हैं उस मार्केट के प्रोडक्ट से जो बड़ी बड़ी कंपनियां विकसित कर रही हैं। तो यहां पर हम एमआरपी पे काम करने लगते हैं। तो एफपीओ बनाने के लिए आपको जो है खुद भी आप स्वयं भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, 10 किसान जुड़ के भी अपना एफपीओ बना सकते हैं, या चल रहे एफपीओ का सदस्य बनकर भी इसका लाभ उठा सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब सरकारी योजनाओं की बात होती है तो बहुत सी ऐसी खबरें भी आती है, नेगेटिव खबरें भी आती हैं कि फलां जगह से हमने देखा कि एफपीओ संगठन केवल कागजों में चल रहा है और धरातल पर उस पर काम नहीं हुआ। तो सरकार भी जब एक्सपोज करती है, चाहे वो कोई भी योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी हमने देखा जो लोग उसके पात्र भी नहीं थे, उससे ज़्यादा वो धन रखते थे, उन्होंने भी पीएम किसान के लिए बाद में सरकार ने उनसे पैसा तक वापस लिया। तो
इसमें एफपीओ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं? क्योंकि प्रश्न चिन्ह उठ जाता है ना, जब बाजार में कोई ऐसी खबरें आती हैं तो लोग जो अच्छा काम कर रहे हो तो उन पे भी प्रश्न चिन्ह उठाने लग जाते हैं। देखिए सर, हर तरह के आपको जो है लोग समाज में मिलेंगे। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण आगे इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं। कुछ लोग समाज कल्याण में लेते हैं। कुछ लोग स्वयं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, ना केवल अपने आप को बल्कि अपने सहयोगियों को भी लेकर चलने के लिए इसलिए ये कदम उठाते हैं। एफपीओ बनना एक अलग बात है, एफपीओ चलना एक अलग बात है, और एफपीओ से किसानों का लाभ होना ये एक तीसरी बात है। 3 चीज़ें। जी, आपको समझना ये होगा कि जब जिसने भी एफपीओ बनाने का सबसे पहले कदम उठाया है, जो उसके मुख्य डायरेक्टर होते हैं, जैसे मैंने बताया कम से कम 10 लोग चाहिए, वो 10 लोग जो है केवल स्वयं के विषय में ना सोचते हो, वो अपने क्षेत्र के बारे में भी सोचते हो, अपने क्षेत्र के बाकी किसानों के बारे में भी सोचते हो, तब वो एफपीओ बनेगा, चलेगा और फिर आर्थिक लाभ अपने किसानों को पहुंचा पाएगा। अगर इसी लेवल पर कोई कमी होगी, जैसे मैंने बताया फॉर्मेशन के लेवल पर ही कमी होगी, वहां पर अगर स्वार्थ के साथ लोग जुड़े हुए हैं, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ जुड़े हुए हैं, और या किसी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जुड़े हुए हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जुड़े हुए हैं, तो वो एफपीओ बन जाएगा लेकिन वो चल नहीं पाएगा। तो जो आपने बात बताई कि भाई इस तरह के बहुत सारे एफपीओज जो है फेल भी होते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बात है। समाज में इस तरह के एफपीओज भी हैं जो फेल भी हुए हैं, लेकिन हमें उस तरफ भी देखना चाहिए जो कामयाब भी हुए हैं। और कामयाब जो एफपीओज हैं वो ना केवल खुद को और अपने किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं बल्कि या आगे बढ़ा रहे हैं, वो साथ में समाज में और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि भाई हम लोग भी जो है एफपीओ बनाएं। मैं बताऊं आपको, 2022 में जब हमने एफपीओ बनाया था तो हापुड़ जिले में उस समय में चुनिंदा एफपीओ 2 या 3 एफपीओ थे जो बने थे, बनाना भी नहीं चाहते थे किसान। आज मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फोन आते हैं कि त्यागी जी हमें थोड़ा सा बताइए किस तरीके से हम जो है एफपीओ बना सकते हैं, हमारी थोड़ी सहायता कीजिए। और आज हमारे ज़िले में अभी वो उस लेवल पे नहीं है, लेकिन 18 एफपीओ बन चुके हैं। तो वो धीरे धीरे अभी शुरुआत करी है उन्होंने, उन्हें बहुत सारी चीज़ समझनी पड़ेंगी, बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, उन समस्याओं को भी उन्हें जूझना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर किसान थोड़ा सा मेहनत कर ले इस दिशा में कि भाई मुझे ना केवल उत्पादन करना है बल्कि मुझे प्रसंस्करण भी करना है और मुझे फिर अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाना भी है, अगर इस दिशा में वो प्रयास कर ले और अपना सहयोग ले उन लोगों से जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कृषि वैज्ञानिक है वो उनका सहयोग ले, कृषि के विभाग है हमारे, उद्यान के विभाग है हमारे, जिन पे हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं वो हमारे लिए विभिन्न योजनाओं को लेके बैठे हुए हैं जिनका हम लाभ ले सकते हैं, जैसे हम अपने किसानों को दिलवाते भी हैं। अगर उन सबके समावेश से किसान मिलकर इकट्ठे होकर आगे बढ़ना चाहें किसान उत्पादक संगठन बनाने से, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि 2-4 साल का समय जरूर लग सकता है पर किसान सफल जरूर होंगे। जी। इतना वर्ष का आपको अनुभव हो गया, करीब 6 से 7 वर्ष हो गए आपको करते हुए, और आपने किसानों को जागरूक किया विषमुक्त खेती करने के लिए, प्रोसेसिंग कराई, मार्केट में उनको अच्छा मूल्य दिलवाया। अब आगे की प्लानिंग क्या है? रिसर्च किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें इन 6 वर्षों में सीख ली, कृषि वैज्ञानिकों से आप मिले और बहुत से अवार्ड से भी आपको नवाजा जा चुका है। अभी आपको आम को लेकर भी अवार्ड मिला, बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो आपको मिल चुके हैं, सम्मान मिल चुके हैं। तो आगे की क्या प्लानिंग है? किस दिशा में किसानों का रिसर्च चल रहा है? आपके खुद के जो प्रोजेक्ट यूनिट है वहाँ पर किस तरीके की रिसर्च आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि देश के कृषि मंत्री लगातार कृषि वैज्ञानिकों से ये कह रहे हैं कि लैब टू लैंड जाइए। अभी उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान भी निकाला जिसके तहत वो गाँव-गाँव तक गए, देश के बहुत से सुदूर इलाकों में वो पहुँचे और कृषि वैज्ञानिकों के साथ उन्होंने किसानों से चर्चा भी की। तो आप उस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारी रिसर्च है उसमें मैंने क्या खोज देखी है उस पर बात आपने पूछे तो बताना चाहूँगा। एक तो प्राकृतिक खेती या जैविक खेती जो हम लोगों ने अपने क्षेत्र में शुरू की, और सरकार की योजनाएं भी हमारे क्षेत्र में चलती है। हमारे क्षेत्र में नमामि गंगे योजना भी चली जिसमें जैविक खेती किसानों को कराई गई, और अब प्राकृतिक कृषि अभियान भी हमारे क्षेत्र में चल रहा है। गढ़मुक्तेश्वर गंगा का जो क्षेत्र है हमारा, उसमें पूरे देश भर में सरकार चला रही है, हमारा अभी क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें पहले तो मैं बताऊँ थोड़ी समस्याएं आती है। मैं आज जो है सभी किसान भाइयों को और साथ में जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सबसे ये बात बताना चाहूँगा, थोड़ी सी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को लेकर भ्रांति है किसानों में भी और जो लोग करना चाहते हैं उनमें भी। भ्रांति ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि प्राकृतिक और जैविक खेती करो आप हमारे पद्धति के अनुसार और आपका कोई भी उत्पादन में घटेगी नहीं आपका उत्पादन, और आपका उत्पादन होता रहेगा, लागत कम हो जाएगी, आपको उचित मूल्य मिल जाएगा। ये बात करने में बहुत आसान है पर ये इतनी आसान चीज़ है नहीं। होता क्या है, जब एक किसान किसी की इस तरह की बात सुनता है
और लोग बढ़ा चढ़ा कर कई बार बोल देते हैं, तो वो शुरुआत कर देता है प्राकृतिक और जैविक खेती की। और उसके बाद होता क्या है, क्योंकि नई चीज है उसके लिए, वैसे देखा जाए तो हमारे भारत में ये कोई नई चीज नहीं है, प्राकृतिक और जैविक खेती हमारे यहाँ पर सदियों से चली आ रही थी। ये तो हरित क्रांति आने के बाद उस पद्धति से अलग हटके हमने जो है ये केमिकल रासायनिक खेती करनी शुरू की, रासायनिक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज जो है खेती की दुर्दशा हुई है। खेती की इंसान की भी बीमारी लग रही है। तो रासायनिक खेती के चलन से पहले, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उससे पहले की अगर हम बात करें तो हमारे देश में प्राकृतिक खेती ही होती थी। हमारे देश में हल से खेती की जाती थी, हल और बैल खेती करते थे, वो प्राकृतिक खेती है। हमारे देश में जो है गोबर और गौमूत्र का ही इस्तेमाल होता था खाद के रूप में, देसी बीज का जो होता था, और देसी बीज होते थे। हर किसान अपना बीज संरक्षित करता था और अगले साल फिर उस दोबारा उसी बीज को बोता था। सारी खेती हमारे जो पुराने समय में थी वो प्राकृतिक और जैविक थी, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन पिछले 60-70 सालों में जो हमारे देश में रासायनिक खेती हुई, उसने एक गैप बना दिया, जनरेशन बदली, और जो नई जनरेशन आई उसने रासायनिक खेती मतलब चुनी, देखी अपनी नज़रों में, उन्होंने सिर्फ रासायनिक खेती देखी, उनके पूर्वज चले गए जो प्राकृतिक खेती करते थे, और वो रासायनिक खेती के जाल में फंस गए एक तरीके से। रासायनिक खेती में कहूँ तो एक तरीके से पूरी रूप से बुरी भी नहीं है, इसको बुरा बनाया गया है कुछ कंपनियों के द्वारा, जिन्होंने सिर्फ लाभ लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसान को इस जाल में फंसा दिया। रसायन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए था कि उत्पादन थोड़ा बढ़ाया जा सके, लेकिन वो इतनी अति पे चला गया कि आज वो हमारे जो उत्पाद है, जो हमारी फसल है, जो हमारा भोजन है, उसको में जहर का काम कर रहा है। तो अब हो क्या रहा है, क्योंकि हमने क्या किया पिछले 60-70 सालों में रसायनों का इस्तेमाल कर करके जो जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति को खत्म कर लिया। जमीन क्या है, जमीन के अंदर जो कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन, जीवांश कार्बन जो होता है, वही उसको उपजाऊ बनाता है। एक मृत मिट्टी में और एक जीवित मिट्टी में सिर्फ जीवांश कार्बन का ही फर्क होता है। अगर हम बात करें रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान में कुछ क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें जीवांश कार्बन नहीं होता। हमारे खेतों की मिट्टी में वो जीवांश कार्बन जो मौजूद है, उसी के कारण वो पैदावार देती है। हमने अत्यधिक रसायनों का प्रयोग कर करके बीते 60-70 सालों में वो जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो जीवांश कार्बन है, वो धीरे धीरे खत्म कर लिया है। उसकी हमने जो है सारी जो उसके अंदर वो रासायनिक खाद थी, उसका प्रयोग करके हमने उसको बाहर निकाल लिया। अब वो कम हो गया है और दिन पे दिन हमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ रहा है, ताकि हम उत्पादन ले सके, बराबर रख सके उसको, जैसा वो चलता रहे। तो इसके कारण क्या हो गया है, वो क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई है, जैसे ही किसान सिर्फ ये सुनकर के रासायनिक खेती को छोड़ोगे, आप प्राकृतिक खेती करो, आपका वो नहीं घटेगा, वो बिना पूरी रिसर्च किए, अधूरे ज्ञान से जब उसे शुरू कर देता है, तो देखता है अचानक से उसका जो है उत्पादन घट जाता है। और क्योंकि प्राकृतिक खेती करने में शुरुआत में उसको जो है मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हम खरपतवार को खरपतवार नाशक मार के मार नहीं सकते। हम प्राकृतिक और जैविक खेती की जब बात करते हैं तो हमें उसे हाथ से उसकी नलाई गुड़ाई करानी पड़ती है, जिसमें लेबर ज्यादा लगती है। तो मैंने जैसे बताया, जब फसल का उत्पादन हो जाता है तो किसान ये देखता है कि मैंने जब प्राकृतिक और जैविक खेती शुरू की रसायन बंद करके, तो उत्पादन तो घटा, और क्योंकि मैं रासायनिक कीटनाशक नहीं मार रहा था और खरपतवार नहीं मार रहा था, तो खरपतवार में मेरी जो है लागत बढ़ गई, तो उसको दोहरी मार पड़ जाती है। उसको जो है लागत बढ़ी और उत्पादन घटा, और मूल्य मिलेगा उसे मंडी में वही। तो वो क्या करता है, वो 1 या 2 फसल करने के बाद उसको छोड़ देता है, और बाद में जो है नाम खराब हो जाता है प्राकृतिक और जैविक खेती का, कि इनसे नुकसान हो रहा है किसानों का। ये भ्रम और ये भ्रांति दूर करनी बहुत जरूरी है, जिसमें सरकार भी अपनी तरफ से कदम उठा रही है, किसान उत्पादक संगठन भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और कुछ प्रगतिशील किसान हैं जो अपनी रिसर्च स्वयं करते हैं और उनके माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, हम अपने किसानों को डे 1 पे ये नहीं बोलते कि आप अपनी सारी जमीन में प्राकृतिक खेती या जैविक खेती शुरू कर दो। हम उनको ये बताते हैं कि आपके पास अगर 10 बीघा जमीन है तो आप 2 बीघा से शुरुआत करो। आप 2 बीघा का खेत को अपना अलग कर लो, उसमें प्राकृतिक और जैविक खेती शुरू कर दो, रसायनों को बंद कर दो। और रसायन भी हम ये नहीं कहते कि पहले दिन से आप पूरी तरह से बंद कर दो। हम उन्हें बोलते हैं कि आप पहले दिन में जब शुरुआत करना चाह रहे हो तो रसायनों को कम करो। शुरू में आप 50% रसायनों को कम करो, और जैविक या प्राकृतिक जो माध्यम है खाद पूर्ति के, उनका इस्तेमाल करो। जैसे गोबर की खाद है, या आपका जीवामृत हम बनाते हैं, और विभिन्न प्रकार की हरी खाद लगाते हैं। हरी खाद खेत में जुताई करवा देते हैं, उससे उसका उत्पादन बना रहता है। नीमास्त्र वगैरह हो गया, वो पेस्टिसाइड्स वगैरह के इस्तेमाल में हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक तरीके से कीट रोधक का काम करते हैं, स्प्रे के तौर पर। तो ये चीजें हम बताते हैं कि भाई आप है ना एकदम से रसायन मत छोड़ना, रसायन की मात्रा कम करो, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाओ, और थोड़े से पैसे शुरू करो। पहले आप 2 बीघा शुरू करो,
जब आपका वो, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन जो मैंने बताया, जीवांश कार्बन, सालों से रासायनिक खेती करने की वजह से कम हो गया है। पहले आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। पूरा करने के लिए आपको उसको जो है जीवांश कार्बन बाहर से देना पड़ेगा, जो कि जीवित खाद जैसे होती है हमारी, गोबर की खाद है या केचुआ खाद है या हरी खाद है, इनके माध्यम से हमें धीरे धीरे वो बढ़ाना पड़ेगा। तो आप पहले उसको बढ़ाइए, उसका उत्पादन जो आप ले रहे हो वो लेते रहिए, बाकी फसलों को अपना जैसे आप चलाते हो वैसे केमिकल के उसमें चलाइए। जब ये 2 बीघा का खेत आपका पूरी उत्पादन उतना देने लगे जितना आप रसायनों से ले रहे थे, जिसमें अभी 2 साल भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वहां की जलवायु कैसी है, वहां का दोहन कितना हुआ है मिट्टी का, ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर किसी जगह का दोहन बहुत ज्यादा हो गया है, मिट्टी और पानी का दोहन ज्यादा किया गया है किसी क्षेत्र में, तो वहां शायद 4 या 5 साल लग जाए। लेकिन किसी क्षेत्र में अगर दोहन कम हुआ है या जहां एग्रो फॉरेस्ट्री ज्यादा रहती है, बागवानी के क्षेत्र ज्यादा होते हैं, वहां पर क्योंकि बागवानी होने के कारण पत्तों के जो उसमें जो पत्तियां होती हैं वो गिरती है, उसका कार्बन बढ़ता रहता है, मल्चिंग जो जी। तो ऐसे क्षेत्र में जो है 2 साल में भी आपको जो है उत्पादन मिल सकता है उतना। तो इससे क्या होता है, किसान जो है ना धीरे धीरे रसायन मुक्त खेती करना पहले सीखता है, और उसका उत्पादन क्योंकि वो पूरे खेत में नहीं कर रहा है तो उतना नहीं घटता है। और धीरे धीरे मैंने जैसे बताया, पूरे देश में जलवायु अलग अलग है, वातावरण अलग है, मिट्टी अलग है, हर क्षेत्र में एक लॉ काम नहीं करता खेती में। आप खेती में हर किसान रोज प्रतिदिन अपनी खुद की स्वयं की रिसर्च करता है, देखता है मैंने बीज डाला तो उसने कैसे रिएक्ट किया, मैंने जब उस पर पेस्ट आए, हर जगह पे पेस्ट भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, हर जगह पर जो है मौसम की मार भी अलग अलग प्रकार की पड़ती है। तो ये रिसर्च का उसका पार्ट है। जब उसे प्राकृतिक खेती करनी है तो प्रकृति के साथ जुड़ के करनी है, तो वो उस प्रोसेस को जब देखता अच्छी है, बात करी आपने, प्राकृतिक खेती करनी तो प्रकृति के साथ जुड़ के, बिल्कुल, तो वो जब इसके साथ जुड़ के करता है, धीरे धीरे सीखता है, तो वो स्वयं अपने आप में एक विशेषज्ञ बन जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने उस रकबे को बढ़ाता है। पहले 2 बीघे उसने शुरू की, फिर उसके बाद उसको 4 बीघा कर लेता है, फिर 6 बीघे कर लेता है, फिर 8। इसमें हो सकता है 10 साल लग जाए उसको पूरी खेती को प्राकृतिक या जैविक करने में, लेकिन तरीका यही अगर वो अपनाएगा तो उसका उत्पादन घटेगा नहीं, उसका उत्पादन है वो उसको उतना ही मिलेगा या बहुत कम मात्रा में घटेगा, जिसका उसको कोई खास नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे वो करना सीख जाएगा, और साथ में अपनी मिट्टी, अपने जल, वातावरण को भी जो है वो संरक्षित करेगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है एक अच्छा अपना जो है खेती का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इस प्रकार हम अपने किसानों को जो है मोटिवेट करते हैं, जिससे किसान जो है प्राकृतिक और जैविक खेती को जो है गलत नहीं मानते, वो भ्रम जो है उनका दूर होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में काफी अब किसान जो है ना प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने लगे हैं। एक ये तो रिसर्च का पार्ट मैंने बताया। दूसरा एक बड़ा ही अहम रिसर्च का पार्ट मैं आपको बताऊं, जो कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इसमें देखा। हम जो खेती करते हैं ये 5 तत्वों से जुड़ी हुई है, जल, अग्नि, वायु, भूमि और आकाश। इन 5 तत्वों के समावेश से ही प्राकृतिक जैविक खेती या कोई भी खेती संभव है। आप देखें, आपको अग्नि के तौर पर सूर्य की रोशनी चाहिए, आपको भूमि चाहिए खेती करने के लिए, जल चाहिए, खुले आसमान में खेती होती है, और उसके अलावा ये वायु जो कि अपना काम करती है, खेती बाड़ी को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। और इन्हीं 5 तत्वों से हम स्वयं बने हुए हैं। हम मनुष्य जो है हम भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। खेती बाड़ी में समस्या कब आती है? जब किसी भी तत्व में बैलेंस खराब होगा। यदि पानी का बैलेंस खराब होगा, उसका पीएच खराब होगा, या उसके अंदर किसी प्रकार की समस्या आएगी, तो खेती को नुकसान होगा। भूमि का बैलेंस खराब होगा, भूमि के तत्व जो न्यूट्रिशन भूमि के अंदर होता है, 17 प्रकार के माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं भूमि के अंदर, अगर उनमें इम्बैलेंस हो, किसी तत्व की कमी हो या ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से भूमि के बैलेंस खराब होने की वजह से खेती पर फर्क पड़ता है। अगर हवा का बैलेंस बिगड़ जाए तो खेती पर हमारे फर्क पड़ता है। अगर हमारा जो है जैसे मैंने आपको बताया कि आकाश है, अगर हमारा खुले आकाश में खेती नहीं कर पा रहे हैं, हमारी खेती जो है ढक गई है, कवर्ड हो गई है, तो उस सनलाइट नहीं मिलेगी या आकाश की वो नहीं मिलेगी, तो खेती पे उसका फर्क पड़ता है। तो 5 तत्वों का कुल मिला के एक तरीके से बैलेंस जैसे ही बिगड़ेगा, हमारी खेती पे उसका असर पड़ेगा। ऐसे ही हम स्वयं हैं, जो हम खेती करते हैं, कृषक हैं, वो भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। अगर हमारा बैलेंस खराब है तो हमारी खेती पे उसका असर पड़ेगा। मैंने एक व्यक्तिगत शोध के माध्यम से ये चीज देखी कि अगर हम आध्यात्म की बात करें तो खेती आध्यात्म से भी जुड़ी हुई है। पुराने समय की बात करी जाए तो पंचांग होते थे, कृषि पंचांग होते थे, वो होते थे, उसके हिसाब से खेती होती थी। साथ में आपको ध्यान हो, हमारे पूर्वज जो थे वो खेती बाड़ी में बैलेंस के लिए हवन यज्ञ कराया करते थे कि हमारा जो है वातावरण प्रकृति संतुलित रहे। आज भी करते हैं लोग, यज्ञ करते हैं खेत में। तो एक तरीके से देखा जाए कृषि आध्यात्म से भी जुड़ी हुई है। और आध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ध्यान धारणा मेडिटेशन की।
मैंने व्यक्तिगत अनुभव ये देखा कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम स्वयं मेडिटेशन करने वाले हैं अगर हम हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर 5 तत्वों का बैलेंस स्थापित होता है। और हमारी बॉडी वो जो 5 तत्व है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, इनके बैलेंस से जब हमारी बॉडी हमारे अंदर स्थापित हो जाता है इसका बैलेंस, तो हमारी बॉडी जो है ना एक वाइब्रेशंस इमिट करती है। हमारे हाथों से, हमारी पूरी बॉडी से एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। अगर हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी खेतीबाड़ी में करें तो उसका मैंने रिजल्ट देखा, बहुत ही अलग प्रकार का रिजल्ट दिखने को मिलता है। आपके फसलों पर पेस्ट अटैक कम हो जाता है, ये मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। बहुत ना के बराबर आपके पेस्ट अटैक होगा। उसके अलावा भूमि के अंदर, जैसे मैंने बताया, जब बैलेंस आपके अंदर होगा, आपके हाथों से, आपके पूरे शरीर से जो ऊर्जा निकलेगी, जो वाइब्रेशंस इमिट होंगी, आपके भूमि का तत्व को जो है वो बैलेंस कर देगी। कुल मिला के उसका एक अलग ही प्रभाव हमें, मुझे व्यक्तिगत रूप से देखने को मिला। तो मैंने ये देखा कि अगर मेडिटेशन हमारे किसान भाई जो है ध्यान धारणा आध्यात्म से जुड़ते हुए खेती को करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर उनको खेती में दिखेगा, उनको उत्पादन बढ़ा मिलेगा और उसका एक अलग ही परिणाम उनको मिलेगा। कुछ अप्राकृतिक घटनाएं होने से बचेंगी और इसके लिए कोई विशेष चीज करने की जरूरत नहीं है। आप केवल आध्यात्म से जुड़िए, ध्यान धारणा से जुड़िए, अपने अंदर 5 तत्वों का बैलेंस स्थापित कीजिए। मेडिटेशन की आज के समय में हमारा भारत जो है एक योग भूमि रहा है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ ये देश है। आपके पास आज के समय में विभिन्न प्रकार के जो है मेडिटेशन के संसाधन है, बहुत प्रकार की मेडिटेशन के आपके पास सोर्स हैं अगर आप चाहें तो अगर आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे, जैसे मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं जो है सहज योगा नाम के एक मेडिटेशन की पद्धति से जुड़ा हुआ हूं, जिसके फाउंडर है हर होलीनेस श्री माता जी निर्मला देवी जी। उनके माध्यम से सहज योग की स्थापना हुई, जिसमें मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के माध्यम से हम 5 तत्वों का बैलेंस अपनी बॉडी में स्थापित करते हैं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा, जब ये बैलेंस स्थापित होने के बाद मैं जो इस खेती को करता हूं तो मेरे हाथों से, मेरी शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण जो हमारा बीज जो होता है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब हम बीज की बुआई करते हैं, संतुलित अवस्था में जब हम बीज की बुआई करते हैं बैलेंस स्टेट में, तो वो बीज बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जब हम पानी खेत में चलाते हैं, अगर हमारा बैलेंस बहुत अच्छा है तो हमारे हाथों से, हमारे शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है, पानी जब चल रहा है खेत में, तो उसका एक बहुत अलग इंपैक्ट मिलता है। भूमि को वाइब्रेशंस के माध्यम से हम बैलेंस कर लेते हैं। तो इस प्रकार मैंने ये अपनी पर्सनल शोध में देखा कि खेती को अगर थोड़ा सा हम अध्यात्म से भी जोड़े तो खेती कुछ नहीं है, केवल 5 तत्वों के बैलेंस से होने वाली एक प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक एक गतिविधि है। अगर हम भी उस 5 तत्वों के बैलेंस को अपने अंदर स्थापित करते हुए खेती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप में ये देखा। बिल्कुल, और हमारे दर्शक भी जो आपके अनुभव से कुछ सीख लेंगे तो उम्मीद है कि वो भी कुछ इस दिशा में काम करेंगे और अपने जो पंच महाभूत हैं उसको बैलेंस करने का काम करेंगे। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं एफपीओ को लेकर, आपका खुद का अनुभव क्या कहता है, और देश में सरकार जैसे कि आप बता रहे हैं 10,000 के बाद आगे की सेकंड फेज में प्लानिंग कर रही है, तो जो युवा हैं आजकल आईआईटी आईआईएम से निकलकर लोग जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी बड़ी बड़ी एमएनसी की कंपनी, वो खेती की तरफ रुख कर रहे हैं, तो क्या अगर वो एफपीओ में अपना कुछ आगे का भविष्य देखते हैं तो क्या उनके लिए अच्छा है? या एक आम किसान जिसके पास छोटा रकबा है जमीन का या ज्यादा है, अगर वो किसान समूह से जुड़ता है तो उसके लिए भविष्य में क्या अचीवमेंट्स हो सकते हैं? एक्सपोर्ट को लेकर भी कुछ बताएं। देखिए, पहले तो मैं संभावना की जब बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊं, हमारा देश जैसे हम सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, कृषि प्रधान देश है। और जो हमारे देश के पास रिसोर्स है खेती के लिए, वो शायद मुझे लगता नहीं विश्व में और किसी अन्य देशों के पास है। हमारे पास हर तरह का वातावरण है, हमारे पास हर प्रकार की मिट्टी है, जल की हमारे पास कोई कमी नहीं है, इतनी नदियां हमारे देश में बहती हैं। तो ये कृषि प्रधान देश में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जो देश में हमारे युवा देख रहे हैं, मैं उनसे बताऊं, सबसे ज्यादा संभावनाएं अगर खेती को लेकर किसी भी देश में है तो वो हमारे देश में। तो ये तो हमें सबसे पहले निश्चित होकर चलना चाहिए इस बात पे। दूसरी बात, इस दुनिया में आज के समय में हम देख रहे हैं एआई के ऊपर काफी लोग बड़े डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और कुछ लोगों के अंदर ये भय है कि ये एआई रिप्लेस कर देगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, और शायद करे भी। लेकिन एक केवल भोजन ऐसी चीज है जिसको एआई चाहकर भी रिप्लेस नहीं करेगा। एआई इसमें सहयोग कर सकता है लेकिन एआई इसे रिप्लेस नहीं कर सकता। कैसे उगाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं। एआई आपको ये बता सकता है कि आप कब कैसी फसल लगाएं, आप फसल पे कोई समस्या है तो क्या करें, आप मॉडर्न तकनीक से कैसे खेती करें, ये बता सकता है। बट खेती करेगा किसान ही, और दूसरा, खेती के लिए, भोजन के लिए आपको जाना पड़ेगा खेत पे। वो एआई कभी रिप्लेस नहीं करेगा, आपके भोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, पेट नहीं भर सकता। ठीक है ना। तो ये आप हमें समझ लेना चाहिए कि फूड इंडस्ट्री, खाद्य पदार्थ की जो इंडस्ट्री है हमारी, या खेती किसानी जो है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली।
और दिन पे दिन पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमारे लिए भोजन की मांग तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तरीके बदल सकते हैं, लेकिन भोजन की तो आपूर्ति हमें करनी पड़ेगी और उसकी मांग भी बढ़ेगी। तो हमें यह समझना है कि इस क्षेत्र में, हमारे देश में, ये तो पक्की बात है, समय के साथ साथ संभावनाएं बढ़ रही हैं। अब हम बात करें किसानों की, हमारे देश के जो किसान हैं उनके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, जो मैंने खुद भी देखी हैं, और मैं लोग अगर अपने आसपास देखेंगे तो उन्हें बहुत कुछ संभावनाएं दिखेंगी, उन पर मैं बताना चाहूंगा। प्राकृतिक और जैविक खेती की जब हम बात करते हैं तो आज के समय में जो उपभोक्ता है वो इतना जागरूक हो गया है कि उसे पता है हमारे भोजन में जहर हमें परोसा जा रहा है, और अब उत्पादन को जो ग्रहण करने वाले ये उपभोक्ता है ये चाहते हैं उस सोर्स तक पहुंचे जहां से इन्हें बिल्कुल रसायन मुक्त, या ये कहें कि इस प्रकार का भोजन मिल सके जिसको खाकर उनकी सेहत खराब ना हो। इसकी खोज में आज के समय में जो है ग्राहक जो है निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं, हम तक भी आते हैं और वो ढूंढते हैं, हम भी ढूंढते हैं। कुछ चीजें जो हमारे पास नहीं होती है, जैसे हम हर चीज अपने खेत पे नहीं कर सकते, तो हम खुद भी ढूंढते हैं कि भाई इनके सोर्स कहाँ से हमें मिल सकते हैं जहां से हमें रसायन मुक्त चीज मिल सके, और वो दाम भी देने को तैयार है। आप यकीन मानोगे हमारे देश में 10,000 रुपए किलो तक का घी बिक रहा है। बिल्कुल 10,000 रुपए केजी का घी बिक रहा है, और बाजार में 500-600 रुपए तक जा रहा है जी, और बाजार में उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। जी, वो मेडिसिन तो वे अलग हो गया। मैं रोज के मर्रा की बात करूं तो 10,000 रुपए केजी तक का घी खाते मैंने लोगों को देखा है। मैंने 300 रुपए लीटर का दूध पीते लोगों को देखा हुआ है। मैंने 500 रुपए किलो का घी, ये तेल खाते हुए, सरसों का तेल खाते लोगों को देखा है। और मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था आम का उदाहरण, 200 रुपए किलो तक तो हम अपना खुद का आम बेचते ही हैं। तो मैंने देखा कि आज के समय में पैसा देने के लिए ग्राहक तैयार बैठे, उनको आपको बिल्कुल ये अश्योर करना है कि आपका उत्पाद जो है वो जहर मुक्त है। तो संभावना प्राकृतिक और जैविक क्षेत्र में बहुत है। ये तो हो गई किसान के स्तर पे जो मैं बता रहा था, एक छोटी सी बात जैविक प्राकृतिक खेती की। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आज के समय में प्राकृतिक और जैविक खेती को लेकर पूरा विश्व जागरूक है। मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, एक संस्था है CRB, वो यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंटल प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई है, और वो हमारे भी संपर्क में आई थी, जिनका उद्देश्य है हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा किसानों को सस्टेनेबल खेती की तरफ लेके जाना। सस्टेनेबल खेती की जब बात करते हैं तो वहां पर यही आता है कि किस प्रकार हम जो है कम से कम रिसोर्सेज का में अपना संसाधन का जो है दोहन कम से कम करें, और समाज की भी तरक्की हो, समाज भी आगे बढ़े, किसान भी आगे बढ़े, उत्पादन भी अच्छा हो, रिसोर्सेज भी बचे रहे। इस दिशा में यूनाइटेड नेशंस का एनवायरमेंटल प्रोग्राम चला, जिसके लिए मैं बता रहा था आपको, ये CRB एक संस्था है, वो जुड़ी हुई है, वो हमारे साथ भी जुड़ी, और वो चाहती है कि हमारे क्षेत्र में जो किसान है वो एफॉरेस्टेशन में आए। एफॉरेस्टेशन बेसिकली क्या है कि आप जो है पौधों की, पेड़ पौधों की खेती बाड़ी इस तरह की करें, थोड़ा सा कन्वेंशनल खेती से अलग हटें, जिससे ना केवल आपकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी तो आप खेती के स्तर पर बढ़ाओगे, साथ में एक नई पॉलिसी आई है कार्बन क्रेडिट की। कार्बन क्रेडिट क्या है? बेसिकली हमारे पूरे धरती पर हर प्रकार की इंडस्ट्री, हर प्रकार का काम किया जा रहा है, और वो मजबूरी है हमारी, हमें टेक्नोलॉजी को भी आगे लेके चलना है, हमें तरक्की भी करनी है मानव के तौर पर। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको वातावरण का दोहन करना उनकी मजबूरी है, लेकिन पूरा विश्व में कार्बन क्रेडिट की पॉलिसीज बनाई जा रही है कि ऐसी कंपनीज, ऐसी संस्थाएं जो कि अगर वातावरण का दोहन करती हैं तो वो एक ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़े जो कि समाज का और प्रकृति का कल्याण करने की दिशा में काम कर रही है, जैसे एक तरीके से सपोर्ट कर रही है एनवायरनमेंट की। तो जैसे हम खेती की बात करें, प्राकृतिक और जैविक खेती की, तो क्योंकि हम रसायनों का प्रयोग कम कर रहे हैं, हम ना के बराबर कर रहे हैं, रसायनों को हम छोड़ रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यूरिया क्या है? एक प्रकार का रसायन है जिसको तैयार करने में मीथेन गैस रिलीज होती है और वो वातावरण को दूषित करती है। तो जब हम प्राकृतिक खेती की बात हैं तो हम बेसिकली एक तरह से केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। तो जो प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाली संस्थाएं हैं, या किसान है, या किसान उत्पादक संगठन है, उनको इस तरह की संस्थाएं कार्बन क्रेडिट के नाम से, माध्यम से लाभ दे रही हैं, जो कि किसानों तक पहुंचता है, जिससे वो आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक खेती भी करते हैं। जैसे मैंने बताया, वो प्राकृतिक खेती करके जो लाभ कमाएंगे तो कमाएंगे, लेकिन क्योंकि वो समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, धरती के एक तरीके से कहे वातावरण को सुधारने के लिए दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनको इस तरह की संस्थाओं के माध्यम से भी कार्बन क्रेडिट पॉलिसीज के थ्रू लाभ दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके माध्यम से भी, उनकी सरकार के माध्यम से भी कार्बन क्रेडिट के लिए दिशा में काम किया जा रहा है कि किसानों को उससे जोड़ा जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए। जो भी हमारे ऐसे किसान हैं जो कि लकड़ी उत्पादन का काम करते हैं,
या एक तरीके से कहते हैं कि फल उत्पादन का काम करते हैं, जिससे एक तरीके से कहें पूरी प्रकृति में पेड़ पौधे लगाए जाए, उस दिशा में काम करने वाले जो किसान होते हैं उनको भी कार्बन क्रेडिट पॉलिसीज का लाभ दिया जाए। इस प्रकार वो अपनी खेती से जो कमा रहे हैं, लेकिन क्योंकि समाज कल्याण में और प्रकृति के कल्याण की तरफ वो काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको एडिशनल सपोर्ट मिलता है। एडिशनल इनकम तो ये भी एक तरीके की संभावना है जो भविष्य में और बढ़ेगी। ये अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी इसका बीज बोया गया है, भविष्य में इसके लिए असीम संभावनाएं निकल के आने वाली है। ये अपने आप में एक इंडस्ट्री खड़ी होने वाली है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, किसान उत्पादक संगठन बनाकर इतनी योजनाएं आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार हमारे देश में और हमारे प्रदेश में चला रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे ही जिले में अभी क्लस्टर की एक योजना ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, पर हमारे को भी इसके साथ जोड़ा गया है, हमारे संस्था को, और साथ में हमारे किसानों को इसका लाभ भी मिलेगा। जब मैं संभावना की बात हो रही है तो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। क्लस्टर क्या है? बेसिकली आपने संगठन बनाया हुआ है, आपके साथ किसान उत्पादन करने वाले किसान जुड़े हुए हैं। आप किसी एक प्रोडक्ट पर लार्ज स्केल में काम कीजिए, मिनिमम 50 हेक्टेयर जमीन पर आप जो है उत्पादन कीजिए किसी एक फसल का, और उस फसल को बुआई से लेके कटाई तक उसमें जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी आपको प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। साथ में जब उसकी कटाई हो जाएगी तो आपको एक्सपोर्टर्स के साथ जोड़ा जाएगा, या विदेशों में आपको जो है एक्सपोजर दिया जाएगा सरकार के द्वारा कि आप किस प्रकार अपने सामान को विदेश में पहुंचा सकते हैं और उसको बेचकर जो है अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। हमारे देश का आम, मैं अगर बात करूं गल्फ कंट्रीज में, तो 800 रुपये केजी में बिकता है, जिसमें सिर्फ 300 रुपये या 350 रुपये किलो का खर्चा आता है। तो आप सोच के देखो कि आपको 450 रुपये किलो की कॉस्ट में वो आम बिकेगा आपका, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो। तो ये संभावनाएं भी आप जब किसान उत्पादक संगठन बनाते हो, प्राकृतिक और जैविक खेती की दिशा में आते हो, तो ये खुल जाती है। तो आपको एक्सपोर्ट करके तो उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ में केंद्र और राज्य सरकार भी प्रोत्साहन के तौर पर, अगर क्लस्टर के तौर पर आप काम करते हो तो किसानों को अपनी तरफ से प्रोत्साहन राशि देती है। बहुत सुंदर। तो इतनी संभावनाएं हैं आज के समय में। उन संभावनाओं पर हम काम कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, और हमने तो उन संभावनाओं को धरातल पर उतरते हुए देखा है। हम देख रहे हैं धीरे धीरे, अभी हम बहुत बड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमने जो भी हमारा 3-4 साल का जो एज ए समूह, एज एन एफपीओ हमारा जो ये जर्नी रही है, उसमें हमने उन सारी योजनाओं को, उन सारी संभावनाओं को धरातल पर उतरते देखा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा किसानों को और हमारे देश के युवाओं को कि इस देश में जो हमारा ये भारतवर्ष है, ये कृषि प्रधान देश था, है और रहेगा भी हमेशा। इसमें खेती किसानी में इतनी असीम संभावनाएं हैं। आप सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्षेत्र में जो है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, आप जो है एक तरीके से सस्टेनेबल फार्मिंग, किसान उत्पादक संगठन बनाकर किसानों की आर्थिक रूप से जो है सहायता करने की दिशा में अगर काम करेंगे तो असंख्य संभावना है, और साथ में जो है उसका रिवॉर्ड भी आपको जो है नेचर भी देगा और ये समाज सरकार भी देगी, समाज भी देगा। बिल्कुल सर। तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा रही हर्षवर्धन जी के साथ में। बताया आपने कि कैसे एफपीओ काम करता है, क्या क्या इसके अंदर दिक्कतें आती हैं और क्या इसमें असीम संभावना है आगे चलकर। कैसे आप जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट है या ये पूरी जो इंडस्ट्री है खाद्य को लेकर, इसमें कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अवसर बहुत हैं, जरूरत है तो ऐसे लोगों की जो शुद्ध अन्न उगाएं या शुद्ध भोजन लोगों तक पहुंचाएं। लोग दाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको जरूरत है ऐसे सच्चे लोगों के लिए, ऐसे सच्चे किसानों की जो उन तक शुद्ध उत्पाद पहुंचा सकें। आशा करते हैं आपको ये हमारा पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा। ऐसी तमाम पॉडकास्ट और जानकारी वाली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।